तो अब थोड़ा सा क्योंकि आप लोग सारे न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं, तो ये थोड़ी सी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन अपने अपने अल्फाज में बताएं कि आप लोगों की नज़र में न्यूट्रिशन का क्या कंसेप्ट है, वन बाय वन, जिसको जो इजीली बता सकता है। न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ फूड इन आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जाके जो फूड के साथ जो अमल होता है वो न्यूट्रिशन की सेंस में आता है। यानी जो उसमें आपका जो प्रोसेस आते हैं, प्रोसेस उसको इन करने से लेके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और उसकी एक्सक्रीशन तक जाना, ये सारा उसमें फंक्शन है। ये अच्छी डेफिनेशन है। और आपके ज़हन में और इसकी डेफिनेशन न्यूट्रिशन फूड साइंस से रिलेटेड जो भी टर्म हम यूज करते हैं वो न्यूट्रिशन यानी हमने इनको एक जनरल प्रोस्पेक्ट में देखें तो मेरे नज़र में, अब उसमें आप कुछ समझते हैं कि बेहतर हो सकती है कि हम सोसाइटी में, सोशल सेक्टर में न्यूट्रिशन से मुराद एक ऐसी हेल्दी फूड प्रोवाइड करें या ऐसी हेल्दी फूड सजेस्ट करें जिससे जो हमारा क्लाइंट है या जिसको हम डील कर रहे हैं उसकी हेल्थ बेहतर हो सके, और वो हेल्थ इम्पेक्ट करती है फिजिकल बॉडी से लेके साथ साथ मेंटल हेल्थ। तो आपके अच्छी हैबिट्स बता सकते हैं लेकिन फ्रूट्स तो प्रोवाइड नहीं कर सकते। नहीं, उसको सजेस्ट करना ना, मैंने थोड़ा सजेशन का बोला है कि हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें ना, प्रोवाइड तो नहीं आपने करना, आपने सजेस्ट करना है उसको। अच्छी हैबिट्स डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। अच्छी हैबिट भी उसमें डेवलप हो सकती है, बिल्कुल। तो सजेशन से मुराद ये है कि आपने उसको प्रोविजन ऑफ हेल्थ से फूड से मुराद यही है कि आप उसको एक लाइन ऑफ एक्शन देंगे जिसमें वो अच्छी फूड ले। उसमें जब प्रोविजन का मतलब होता है कि आपने उसको सिर्फ फूड के बारे में नहीं बताना, उसकी टाइमिंग कि किस वक्त क्या चीज़ लेनी है, और उस फूड का जो टोटल प्रोसेस होना है बॉडी के अंदर, वो उसके लिए क्या क्या जो टाइमिंग्स हैं वो क्या क्या होनी है, ताकि वो उसके मुताबिक उसको अडॉप्ट करके वो उसकी हेल्थ जो है ना बेहतर हो सके। उसके बाद हम न्यूट्रिशनिस्ट जो है, जो डिग्री ले जाता है न्यूट्रिशन की, वो आगे न्यूट्रिशनिस्ट बन जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट की क्या डेफिनेशन है मेरे नॉलेज के लिए बता दें। क्या बताना सर? न्यूट्रिशनिस्ट की डेफिनेशन के न्यूट्रिशनिस्ट क्या है? सर कोई भी ऐसा बंदा जो आपको आपकी डाइटरी हैबिट्स के बारे में, आपकी डाइटरी नीड्स के बारे में, इंडिविजुअल डाइटरी नीड्स के बारे में आपको गाइड करेगा। और जैसा कि अभी आपने कहा है कि जैसा एक न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि आपने हेल्दी फूड प्रोवाइड करना है, तो ये न्यूट्रिशनिस्ट का काम है कि वो सजेस्ट करेगा, वो हेल्दी फूड सजेस्ट करेगा। सर, और इसके अलावा जो मेन चीज़ है न्यूट्रिशनिस्ट की, उनकी तमाम रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और ये भी बताना कि किस न्यूट्रिएंट का क्या काम है, क्या बेनिफिट्स है, और उनके डिजीज़ में वो किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये तमाम लोग जो इस पे नॉलेज रखते हैं और इस पे काम कर रहे हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट। अब हमें न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनिस्ट की डेफिनेशन पता चल गई। अब आप एक न्यूट्रिशनिस्ट बन गए हैं, आपने सेटअप बनाना है जहां आपने क्लाइंट को डील करना है। अब क्लाइंट जो है वो आपके पास जब आता है तो उससे पहले आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जो क्लाइंट को इम्पैक्ट या इम्प्रेस कर सके। अब सबसे पहले तो जब क्लाइंट आपके पास आता है, आपने उसको एनवायरनमेंट क्या देना है। आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं वो उसको अपील कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसलिए सबसे पहले जब आप बतौर न्यूट्रिशनिस्ट काम करेंगे तो जो आपका सेटअप है बैठने का, उसको बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव से मुराद ये नहीं होता कि बड़ा कॉस्टली आपने वहाँ एनवायरनमेंट बनाया हो, साफ़ सुथरा। चंद एक बड़ी सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं जो देखने वाले को कमरे में एंटर हो वो उसको अपील करती हैं। लेकिन आप ये सपोज कि मैं आया हूँ कमरे में, अब ये अखबार लगी हुई है, अब इसमें अगर हल्का सा सस्ता सा कपड़ा भी पर्दे के तौर पर लग जाएगा तो इस कमरे की लुक जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ एक छोटा सा टेबल पड़ा हो, जैसे ये है, अब ये चीज़ें पड़ी हैं, इसमें छोटा सा वास जो है या गोदान पड़ा हो, नॉर्मल से सस्ते से फूल लगे हों, इस कमरे की पूरी जो लुक है वो चेंज हो जाती है। फिर इसके बाद आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं, फिर दूसरा क्लाइंट अगर आपके पास आता है उसके लिए बैठने के लिए जो है वो एक बड़ी कंफर्टेबल सी जिसमें वो इजी होकर बैठ सके, वो चेयर होनी चाहिए। ये आप उसको एक
एनवायरनमेंट दे रहे हैं, क्योंकि जब उसने आना है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, उस वक्त शेयर करेगा जब वो कंफर्टेबल होगा। अगर वो बैठते हुए उसको प्रॉब्लम हो रही है, कमरे में एंट्रेंस में उसको कोई सूदिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो वो प्रॉब्लम जो है वो सही तरीके से आपसे शेयर नहीं कर सकेगा कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ। तो जब आपको सही प्रॉब्लम का नहीं पता चलेगा, उस वक्त तक आप उसको अच्छा मशवरा, अच्छी सजेशन नहीं दे सकते। ठीक है, पहली चीज़ आ गई, आपने जब क्लाइंट आपके पास आया तो आपने उसको एनवायरनमेंट कैसा है। दूसरी चीज़ आ जाती है अपीयरेंस। अपीयरेंस किसकी? ठीक है, मैं अभी अलियास से अक्सर हंसता होता हूँ। अलियास में पहले हमारे पास अलियास साहब ने एक प्रोग्राम किया था। तो अब जैसे मैं स्पोर्ट्स का हूँ, तो मैं अगर किसी जगह स्पोर्ट्स की बात करूँगा तो पहले वो लोग देखेंगे कि बंदा स्पोर्ट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं या स्पोर्ट्स के वजह से अपने ऊपर कितना अप्लाई करता है। अब मेरा अगर पेट निकला हुआ है और मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स की बातें करूँगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा। इसलिए सबसे पहले जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उसको जो न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल्स हैं वो सबसे पहले अप्लाई अपने ऊपर करने चाहिए। आया वो अच्छी डाइट ले रहा है, अब वही मैं जैसे जिक्र कर रहा था कि इनका पहला लेक्चर हुआ, तो इन्होंने जो लेक्चर में जो रिसोर्स पर्सन बुलाए थे वो डाइट के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, बट उनकी जो अपनी अपीयरेंस थी वो ऐसा लग रहा था कि जैसे 4 बंदों की खुराक को खा जाते हैं। वो जैसे जैसे वो डाइट की बातें कर रहे थे तो वो देखने वालों को कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर एक और लेक्चर इनका हुआ, तो वो उसमें जो रिसोर्स पर्सन आए थे वो ऐसे थे जैसे उन्होंने 5-6 दिन से खाना ही नहीं खाया। वो इसलिए क्लाइंट को बात उसी वक्त अपील करेगी जब अपनी जो उसको मशवरा दे रहा है उसकी अपनी पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिसको जो फर्स्ट रिस्पॉन्स उसको उसकी अपीयरेंस से मिलना है। तो दूसरी अपीयरेंस से बुरा एक तो डाइट, फिर आपने बैठते हुए, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि लोग जो हैं वो कैजुअली आते हैं, बैठ जाते हैं। आप अच्छे तरीके से तैयार होके, वेल ड्रेस होके, इसमें जेंडर की डिस्टिंक्शन नहीं है, चाहे मेल है या फीमेल है, दोनों के ऊपर। ये ना समझें फीमेल जो है वो ज़्यादा मेकअप करके वहाँ बैठे हैं या मरीज देख के ठीक हो जाए जी, मेकअप देख के मरीज ठीक हो जाए, वो तो बल्कि ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाएगी, ये भी तो हो सकता है। सो आपकी अपीयरेंस जो है ना उस पर आपकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ना चाहिए, क्योंकि उसने आपके सजेशन पे अमल करना है, और सजेशन पे अमल उसी वक्त करेगा जब एक उसके जहन में एक अच्छा इमेज होगा कि एक बात करने वाला जो है इसकी पर्सनैलिटी जो है वो अट्रैक्टिव है। तो इसके ऊपर आपने फोकस रखना है। तीसरी चीज़ है, आपने उससे जो केस हिस्ट्री लेनी है, आपके पास एक चार्ट ऐसा होना चाहिए, और चार्ट ये नहीं होना चाहिए कि वो इतना लेंथी हो उसका प्रोसेस कि वो जो है ना वो बोर होना शुरू कर दे या वो थोड़ा सा रिलक्टेंट हो। ये नॉलेज आपका जो आप इस स्टडी के दौरान लेंगे उसमें अपने नॉलेज को इस तरीके से प्रिसाइज कीजिएगा कि कम क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा मालूमात आपके पास आए। ये कीज़ आपने बनानी है, जो बंदा बोल रहा है, जो आप उससे पूछ रहे हैं, उस शॉर्ट टर्म में आपके पास उसका बड़ा नॉलेज है वो आ जाए, क्योंकि जब तक आप केस हिस्ट्री नहीं लेंगे आप उसको आगे सजेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो सजेशन के लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर केस हिस्ट्री लें, चार्ट आपका डिफाइंड हो, उसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो डिफाइंड अच्छे तरीके से हों और प्रिसाइज हो, कंट्राडिक्टरी ना हो, एम्बिग्यूअस ना हो कि उसमें पता ना चले कि आपने जवाब तो लिख लिया, बाद में आप खुद परेशान बैठे हो कि इसका बनता क्या है, इससे मैं क्या अर्ज करूँ। सो वो जो कीज़ आपने बनानी है वो बड़ी समझदारी के साथ कि आप जो जो पॉइंट बेशक शॉर्ट हैंड में लिखें वो आपको हेल्प दे सकें जब आप उसके लिए प्रॉपर जो है वो उसकी जो सजेशंस हैं वो तैयार कर सकें। चार्ट जब तैयार हो जाता है, अब चार्ट के दौरान जब आप उसका डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन में ये ज़रूर देखें कि कहाँ पे वो चीज़ों को बयान करते हुए वो रिलक्टेंट हो रहा है। ये जो स्लिप ऑफ टंग है या कुछ इन्फॉर्मेशन देने से अवॉइड करना है, ये आपको बहुत बड़ा एक इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। आपने अपने बतौर न्यूट्रिशनिस्ट उन चीज़ों को खंगालना ज़रूर है ताकि वो आपको वो पॉइंट जो है वो मिल सके जहाँ पे उसका जो डाइट वाला सिलसिला है वो ख़राब हो रहा है। बाज़ लाइफ के अंदर ऐसे इमोशंस आ जाते हैं जिससे आपका जो
डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका इम्पैक्ट आपके स्टोमिक पे है, आपके एक्सीक्रेटरी सिस्टम पे हो जाता है, और फिर बाद में जब ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो उसका आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी और सारी सर्कुलेशन पे भी उसका इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। सो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन उससे लेनी है वो आपने बतौर साइकोलॉजी का, मैं इस वजह से ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, क्लाइंट्स को डील करते हैं, उनको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत साइकोलॉजिस्ट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि चूँकि आपने इंडिविजुअल पर्सन को डील करना, एक बंदे की साइकी और है, दूसरे बंदे की साइकी और है, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें तो होंगी जनरलाइज, लेकिन जब स्पेसिफिक एक बंदे को आप डील कर रहे हैं तो उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी दूसरे पर्सन, तो आपके पास कम से कम वो असेसमेंट ज़रूर होनी चाहिए कि आप उसको उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसकी जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते। तो जब आप देखें कि ये बंदा कहीं रिलेक्टेंट है, बात करते हुए झिझक रहा है, बताना नहीं चाह रहा, उस पॉइंट को ज़रूर नोट करें कि ये कहाँ पे हेजिटेट हो रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, फिर किसी न किसी तरीके से उसको ज़रूर करें। ये जब आपके पास पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, देन आपके पास एक जो नॉलेज है, नॉलेज ये आपके पास इस किस्म का होना चाहिए कि आप उसको प्रॉपर तरीके से डील कर सकें। थोड़ा नॉलेज, कम नॉलेज होना जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बनस्बत से कि आप किसी बंदे का ट्रीटमेंट ना करें। आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है और किसी बंदे को आप नॉलेज, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नीम हकीम खतरा है जहाँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये डाइट का डायरेक्ट असर जो है वो बंदे की ग्रूमिंग पे, फिजिकल ग्रूमिंग पे, मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। तो कोई ऐसी रॉन्ग सजेशन जो है वो उस बंदे की ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसीलिए कभी भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो जिसके मतलब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट ना हो वो कभी भी सजेस्ट ना करें, ताकि वो उसकी लाइफ को जो है उस वाले से डिस्टर्बेंस ना हो सके। तो नॉलेज जो है आपके पास, आपकी स्टडी का, फिर उसको कोरिलेट करना उसकी केस हिस्ट्री के साथ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उसको अच्छे तरीके से सजेस्ट कर सकें। अच्छा, दूसरा जो चीज़ प्रोफेशनल अप्रोच, जब भी आप क्लाइंट को डील करते हैं आपकी अप्रोच जो है ना वो बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्रोफेशनल से मुराद ये है आपको खुद इस चीज़ की अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि आप बतौर डाइटिशियन जो है या बतौर न्यूट्रिशनिस्ट उस बंदे को डील कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी उसके ऊपर अपर होनी चाहिए, ना कि आप उससे डर जाएं फिर आप उसको कोई अच्छी चीज़ सजेस्ट नहीं कर सकेंगे। प्रोफेशनल अप्रोच, और वो उसी सूरत में होगा जब आपके अंदर प्रोफेशनल अप्रोच है, आपके पास नॉलेज अच्छा है, आपकी अपीयरेंस अच्छी है, तो फिर आप उसको उस तरीके से गाइड कर सकेंगे। दूसरा ये कि आप ये जब इसको प्रोफेशनली डील करते हैं, इसको आप इस तरीके से ज़रूर डील करें कि आपने उससे अर्न भी करना है। आप सिंपल मुफ्त मशवरा दे दें तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, जब आप फीस लेके करेंगे उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। फ़ीस का एक लेवल ज़रूर रखें, लेकिन फ़ीस चार्ज ज़रूर करें। उससे आप देखना अक्सर डॉक्टर जो हैं वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये एक सेशन की फ़ीस ले रहे हैं, तो हम बाहर कह रहे थे यार बड़ा कावर डॉक्टर है, ठीक है ना। आप किसी जो बंदा फ्री आपको मेडिसिन दे दो, हम कहते हैं इनकी पता है जी। सो और उससे ये होगा कि आपकी जो इंटेग्रिटी है ना वो बेहतर रहेगी। आप बेशक उसको वेव ऑफ कर दें बाद में, लेकिन इनिशियली उस बंदे को पता हो कि मैं एक प्रोफेशनल बंदे के पास अपना मसला लेके जा रहा हूँ, तो प्रोफेशनल मुझे डील करेगा। एक और चीज़ जो हमारे यहाँ एक साइकोलॉजिकल इशू हो जाता है, और स्पेशली मेल फीमेल जब इसको अलग से डील करते हैं, किसी मेल के पास एक फीमेल क्लाइंट आ जाता है या फीमेल के पास मेल क्लाइंट आ जाता है, तो साइकोलॉजी में हम एक टर्म बोलते हैं ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस जो है वो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है, उस चीज़ से आपने बचना है, और वो उसी सूरत में बचता है बंदा जब उसकी अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो। होता ही है कि जब क्लाइंट एक अच्छा आ गया, मेल और फीमेल क्लाइंट आ गई है, ज़रा आपने एक सेशन कर रहे हैं उसके साथ, और सेशन में आप बैठे हुए हैं, तो अगर जो डाइटिशियन है वो स्ट्रॉन्ग है, वो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो असल चीज़ भूल के एक अटैचमेंट फील करना शुरू कर देते हैं। ये तकरीबन हमारे मोस्टली शोरों में ऐसा होता है, लेकिन जब आप पब्लिक सेक्टर में इसको डील कर रहे हो ना, तो इससे जब प्रोफेशनली डील कर रहे हैं, इससे आपने अपने को बहुत सेफ रखना है, क्योंकि ये
आपकी जो आगे आपने लाइंस को लेके चलना है इसको बड़ा हर्ट करती है, इम्पैक्ट भी पड़ता है, इमेज भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। सो इसके ऊपर बड़ा फोकस रखना है कि आपकी ट्रांसफरेंस ना हो सके। ये क्लाइंट्स टू डाइटिशियन भी हो सकती है और डाइटिशियन से क्लाइंट की तरफ भी हो सकती है, और वो फिर आप जो असल आपका ऑब्जेक्टिव है उससे आप हट जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप सजेशंस की तरफ आ जाते हैं तो उसमें आपने जो क्लाइंट है, जब आप उसकी केस हिस्ट्री भी आपके सामने आ गई है, तो आपने उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना है, सजेस्ट करते थे। अब पिछले दिनों एक लेक्चर चल रहा था, तो उसमें वो मोहतरमा यहाँ पे जो लेक्चर दे रही थी वो डाइटिशियन इसके डाइट के हवाले से अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट बना के वो डाइट की वो दिखा रही थी। आप देखिए कि हमारा जो आपका जो क्लाइंट आया वो किस लेवल के जो हमारा सोसाइटी में है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। आप उसको हाई लेवल की डाइट बता देंगे वो बेचारा तो सर तो हिला के वो पर्ची आपके लेके चला जाएगा, लेकिन बाहर जाके उसका जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाता। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे पास यहाँ फूड का ऐसा सिस्टम दिया हुआ है कि आपके पास अल्टरनेट हैं कि अगर आप ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते उसका अल्टरनेट ये है। तो वो लिस्ट आउट ज़रूर आप अपने पास रखें कि आप अगर ये सजेस्ट नहीं कर सकते, आपको कैसे से पता चलेगा कि इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कैसा है। अल्टरनेट जो है आप क्लाइंट की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हुए उसको सजेस्ट करें। ये नहीं हो कि वो बेचारा पर्ची लेकर आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लेके बाहर बैठा हो कि अब मैं क्या करूँ। जब ये आप उसको सजेस्ट करें तो कोशिश करें कि उसको उसकी जो प्लेट आप बना रहे हैं वो मुख्तसरन हो। बाज़ आपके जो इसमें हमें न्यूट्रिशन के हवाले से कैलोरीज मिलती हैं वो ऐसी चीज़ों में मिल जाती हैं जो अल्टरनेट के तौर पे आप ज़्यादा चीज़ें ना यूज़ करें, थोड़ी चीज़ से वो कैलोरीज मिल जाती हैं। तो वो बजाय प्लेट भरने के मुख्तसर और छोटी प्लेट, ताकि वो इजीली अफोर्ड भी कर सके और कंफर्टेबली उसको वो यूज़ भी कर सके। और उसका जो डाइट प्लान आपने देना है उसमें उनकी फैमिली के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और फैमिली के साथ आप देखें कि क्लोज लोग कौन है उसके, जो उसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन रखें, उनसे फीडबैक लें कि आया ये जो आपने उसको सजेस्ट किया है ये यूज़ कर रहा नहीं कर रहा। और फिर जब सारी चीज़ें कर लें उसके बाद इसको आप फॉलोअप पे ज़रूर लेके जाएं। फॉलोअप यही है, उसके साथ सेशन करें। एक सेशन जितनी देर का आप सजेस्ट करते हैं कि हो सकता है 15 दिन बाद आपने उसको दोबारा देखना है, 15 दिन बाद उसको ज़रूर बुलाएं दोबारा। आप देखें कि आपने जो सजेशंस दी हैं उसका आउटपुट क्या निकला है, उसका इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा। जब तक आप फॉलोअप नहीं रखेंगे उसमें ना तो आपको उस पेशेंट के क्लाइंट के बारे में पता चल सकेगा, ना ही आपको अपनी जो कारकर्दगी एफिशिएंसी उसके बारे में भी नहीं जान सकते। जी सर, फॉलोअप मोबाइल पे मतलब व्हाट्सएप पे भी रख सकते हैं? रख सकते हैं, बिल्कुल। देखिए अब आपका जो इस वक्त हर चीज़ सोशल मीडिया पे चल रही है और इसको हम यूज़ करते हैं जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, बट बात हो सकता है कि अब मैं एक फेक स्टेटमेंट दे दूँ तो उसको आप उस तरीके से हो सकता है वो व्हाट्सएप पे या उस पर ऑब्जर्व ना कर सकें। एक कैलकुलेटेड चीज़ जो है वो तो आ सकती है इस पर व्हाट्सएप पे, लेकिन एक जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ है, बयान करने वाली चीज़ है, जिससे आपने उसका जो रिस्पॉन्स है वो वैसे भी आपने चेक करना है। सर एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया ना, इससे पहले जहाँ मैं कर रही थी ना इंटर्नशिप, तो वो सर ना फॉलोअप ना व्हाट्सएप पे भी लेते हैं। बिल्कुल है। देखिए वो उस सूरत में है कि जब आपके पास जो कीज़ हैं बनी हुई वो कंफर्म कीज़ हैं कि आपने ये पूछा, ये जवाब आया, ठीक है। आप तो साथ साथ क्लाइंट बिहेवियर को भी देखना चाह रही हैं। आप व्हाट्सएप पे आपको उसका बिहेवियर नहीं पता चल रहा, बंदा एक झूठ फेक स्टेटमेंट देता है, फिगर्स दे देता है कि ना ऐसे 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 है, तो उसके बाद महीने बाद फिर फैमिली वाले शिकायत करते हैं कि ना तक वो फ़र्क नहीं पड़ा, फिर आप क्या करें। सो फिज़िकल सेशन जो है ना उसको फिजिकली बुला के वो ज़रूर रखें। उसमें एक तो आप उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, दूसरा आपकी भी एक उसमें ट्रेनिंग हो जाती है कि आपने फॉलोअप ट्रेनिंग जो फॉलोअप करना है वो किस तरीके से करें। अच्छी चीज़ है ये, इस पर ऑनलाइन अगर आप लेते हैं, लेकिन
अभी हम लोग भी यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड हो गया सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का, लेकिन एक बुनियादी चीज़ होती है इमोशंस। ऑनलाइन ट्रेनिंग पे मैं तो खैर ज़्यादा तौर पे इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। वो उस सूरत में है कि जब आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट मैथमेटिकली हों, फिगर्स हों, उस सूरत में चले ठीक है। लेकिन जब आप ह्यूमन बॉडी को को डील कर रहे हैं, तो आपने वो कैलकुलेटेड चीज़ों के साथ साथ उसके इमोशंस को भी ऑब्जर्व करना है, उसकी जो कम्प्लेक्सेस हैं, उसके जो चेहरे का कम्प्लेक्शन है, उसको भी डील करना है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको जो फर्दर उसको आपने सजेस्ट करना है वो आपको मौका मिलेगा। अभी अक्सर लोग जो हैं रिपोर्ट्स वगैरह मंगवा लेते हैं, CBC मंगवा लीजिए, CBC टाइप इस किस्म की रिपोर्ट्स हैं, वो तो ठीक है, बट आप जब देखना है कि इसकी जो आपने उसको प्लान दिया है, इसने उसकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट डाला है, उसके कम्प्लेक्शन पे क्या फ़र्क आया है, उसके वो बिहेवियर के अंदर क्या चेंज आई है। ये डाइट इस्तेमाल करने के बाद डाइट जो है वो आपके बिहेवियर पे बड़ा असर करती है। आप देखना, आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना खाएं तो आपको हर बंदा बुरा लग रहा होता है। आपका पेट भरा होता है तो आपको जनाब हर चीज़ अच्छी लग रही है। तो वो बिहेवियर जो है ना, आपकी भूख के साथ, आपकी फूड के साथ आपका बिहेवियर जो है ना वो रिलेटेड है। वो उसी जरूर में पता चलेगा जब आप उसको सामने उसके साथ डील करोगे, आप उनके साथ इंटरेक्शन करोगे। तो हो सकता है वो इस दौरान उसकी लाइफ के अंदर कोई और तब्दीली भी आ गई हो, उसका भी इम्पैक्ट उसकी डाइट पर पड़ रहा हो। वो एक इंटरेक्शन फॉलोअप में ज़रूर इस किस्म के रखें। बाकी आप फिगर्स लेने हैं, फिगर्स ले सकते हैं, उससे डिजिट्स ले सकते हैं, जी आपने कितने दिन खाया, क्या चीज़, लेकिन इसको ज़रूर इस तरीके से फॉलोअप में रखें। उसके अलावा अब आप थोड़ा सा मुझे अपने इसमें बताएं कि आप क्या समझते हैं, मुझे भी अपना थोड़ा सा नॉलेज मिल जाना चाहिए। इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं क्लाइंट के हवाले से, या आप स्टूडेंट है ना, तो मुझे थोड़ा सा इसमें गाइडेंस। जी सर, जो आपने बताया ये सारे ये पढ़े हुए हैं, चलिए उसको रिव्यू हो गया हमारा, ठीक है। और ये इस सारी चीज़ों को मैंने ये अर्ज कर रहा था कि हो सकता है मैं जो चीज़ें आज हम डिस्कस करें या आप उन्होंने स्टडी की हूँ, एथिक्स में पढ़ी होंगी, बिल्कुल। अच्छा, जो बुनियादी बात मैंने जो शुरू में कही है कि एक रेपो कायम करना, रेपो में जो है अपीयरेंस, आपका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें बताई हैं, इसको आपने बुनियाद बनाना है। आप चाहे कल को किसी के साथ अटैच होकर अपना ये प्रोफेशनल जॉब करें, किसी इदारे के साथ मुंसलिक हो जाएं, इंडिपेंडेंटली करें, आपका जब तक क्लाइंट के साथ रेपो डेवलप नहीं ना हो, वो कॉन्फिडेंस से आए कि जी मैंने यहाँ से ठीक होकर जाना है या मेरा इशू है, वो रेपो डेवलप करने के हवाले से जो 2-3 चीज़ें आपको होती हैं, अपीयरेंस है, डीलिंग है, कम्युनिकेशन है। अब जब तक आपकी कम्युनिकेशन आप अच्छी नहीं कर सकोगे तो वो आप क्लाइंट को अच्छा इम्प्रेस नहीं कर सकोगे। आपका कम्युनिकेशन वाला सिलसिला बेहतर होना चाहिए, आपके अल्फाज, आपकी गुफ्तगू वो उसको इम्पैक्ट करें। इसके अलावा ये जो हमारे जो डाइट के हवाले से जी, अगर कोई क्लाइंट आए वो मेंटली प्रिपेयर ना हो कि मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊँगा, तो हम उसे कैसे डील कर सकते हैं? किसी को जाने ज़बरदस्ती लाया जाए हमारे पास। हाँ, देखिए ये जो मैं रेपो डेवलप करने के वास्ते बता रहा हूँ, ये इनिशियल स्टेज है। अब आप फैमिली उसकी लेके आ जाती है आपके पास कि जी ये पेशेंट ये डाइट के हवाले से तवज्जो नहीं देता है, और अक्सर घरों में ये प्रॉब्लम है, जो थोड़े से सीजनल पेशेंट होते हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं, या बिल्कुल छोड़ देते हैं, या बहुत ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, उनको फील ही नहीं होता। तो उसका ये है कि आपको कंसेप्टिवली उसके साथ सेशन करने पड़ेंगे। इनिशियली आप लाजमी नहीं कि उसको उस प्रॉब्लम के हवाले से सेशन करें, आप उसको इंटरेक्ट करें, अटैच करें, उसकी जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो पता करें कि इसका इंटरेस्ट किस में है। जब आपके साथ उसकी इंटरेक्शन हो जाएगी ना और वो आपको सुनना शुरू कर दे, देन फिर स्लोली ग्रेजुअली उसको इंटरेक्शन तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नहीं, मैंने जो आपको पहले कहा ना कि जी आपको ट्रांसफरेंस के हवाले से अपने ऊपर बहुत मैनेज करना पड़ेगा। नेगेटिव इंसान खुद को मैनेज कर सकते हैं, नेक्स्ट जो उसके सामने बैठे हो नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता है। जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं ना, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मैंने जो अपीयरेंस के हवाले से बताया, आपको कम्युनिकेशन के हवाले से बताया, ये चीज़ें पहले आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होगा ना, तो वो आप दूसरे को अट्रैक्ट कर सकोगे। आपको
आपकी अपीयरेंस अच्छी है वो अट्रैक्ट कर सके। बहुत सारे हमने तो साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं, बड़े डेंजरस किस्म के पेशेंट थे जो सुसाइड तक पहुंच गए हुए थे, और वो सोसाइटी से इतना वो हेट कर रहे थे सोसाइटी को कि वो कहते थे कि जो भी सामने आएगा उसको मार दें। यानी हम लाहौर में हमने एक पेशेंट ऐसा देखा, उसका उसके अल्लाह ने बेटा दिया और वो MBBS डॉक्टर था, और वो अपने बेटे को ले जाता था छत पे और छुरी उसके ऊपर रख देता था। क्यों? पीछे फिर बाद में हमने उसको जब उसका वो सारी केस हिस्ट्री तो पता चल गया क्या मामला हुआ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस किस्म के पेशेंट भी आ जाते हैं जो किसी को पास आने नहीं देते हैं, बट बतौर न्यूट्रिशनिस्ट चूँकि आपके पास ज़्यादातर केस जो है ना वो इसी किस्म के आएंगे जिनका डाइट का इशू होगा। उसको पहले आपको उस लाइन पे लाना पड़ेगा कि वो आपकी बात सुन सके। बात सुनेगा तो फिर अगला स्टेप आप लेंगे। उसके लिए आपके उसके साथ इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। आप लाजमी नहीं कि उसके ऊपर आप सारी बातें अपनी थोपें, उसकी भी सुने। जब आप उसको साइकोलॉजी में टर्म होती है फ्री एसोसिएशन, जब आप उसको थोड़ा सा इस तरीके पे लेके आएंगे कि वो अपनी बात अंदर से बयान कर सके, बेशक वो नफरत करे, बेशक वो बुरा भला कहे, लेकिन उसको सुने तो सही। जब उसकी मोस्टली जो साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं उनका सोसाइटी से जो हेट होता है वो इसी वजह से होता है कि उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उनकी बात सुनी नहीं जाती, बेशक वो गलत बात भी कर रहे हो। जब आप सुनेंगे तो फिर फर्दर आप उसको सजेस्ट कर सकेंगे। तो इसलिए अपने ब्रेन को, अपने आप को आपको बड़ा उसी कलमी के साथ क्लाइंट को डील करना है, तभी आप उसकी प्रॉब्लम को समझ सकेंगे। जब आप अपने अंदर ये चीज़ लेके आएंगे ना जी कि मैं ऐसे क्यों करूँ, फिर आप क्लाइंट को डील नहीं कर सकते। सर कुछ न्यूट्रिशनिस्ट तो बाकायदा सेशंस करवाते हैं साइकियाट्रिस्ट के साथ, अगर वो किसी भी एज का पेशेंट हो। सर वो क्यों, मतलब हम भी तो कर सकते हैं, हम भी तो पढ़ रहे हैं। नहीं आप पढ़, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे ना, जब आप पेशेंट डील करेंगे, साइकेट्रिक प्रॉब्लम जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की होती है, और डाइटिशियन जो डाइट के हवाले से प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन इनकी एसोसिएशन हो जाती है आपस। सर मेरे ख्याल से ना फौरन से ना साइकियाट्रिस्ट को रेकमेंड नहीं करना चाहिए नहीं। पेशेंट को ना, सर वो बुरा मानता मैं है। इसीलिए तो कहता हूँ ना कि वो जब उसके ज़हन में ये आएगा ये मुझे पागल समझ रहे हाँ, हैं, सही। वो अवॉइड करेगा। आप पहले उसके साथ सेशन करें, पहले उसका देखें तो सही उसका लेवल ऑफ एग्रेशन जो है वो किस लेवल का है। हाँ, अगर समझ सकता है तो ठीक है, और उसको आप सिंपल आपकी जो वर्बल काउंसलिंग है Yes, sir. उसके साथ उसको डील करें, और हो जाते हैं ऐसे पेशेंट माइंड हो जाते हैं। जी सर। वो जिस पेशेंट का मैं बता रहा हूँ वो बाकायदा जो जब उसके पास कोई जाता था ना तो वो बाकायदा खंजर उठा लेता, कोई ना कोई चीज़ उठा लेता था। ये जब उसके जो घर वाले उसको छोड़ के गए हैं तो उन्होंने ये बताया उसके केसेस कि यहाँ ये बच्चे को ले जाता है ऊपर और ऊपर जाके उसको लटकाता है। बच्चा जब रोता है ना तो फिर हंसता है, लेकिन उसको गिराता भी नहीं था। अब रीज़न उसके पीछे ये थी कि उसने की थी लव मैरिज, और जब बच्चे की बर्थ हुई है तो उसकी मिसेस की हो गई डेथ। अब वो बेटा भी था, नेचुरली उसके साथ प्यार भी था, लेकिन उसके माइंड में एक चीज़ बैठ गई कि इसकी डेथ की वजह जो है ये है। वो जब भी देखता था चुप करके वो बच्चे को ले जाता था, कभी वो ऊपर छुरी रख देता था, कभी उसको बाहर लटका। बच्चा जब रोता था तो वो सेटिस्फेक्शन फील करता था, लेकिन साथ साथ वो बाप का जो प्यार था वो भी आता था, तो उसको गिराता नहीं था। तो वो फिर काफ़ी देर बाद जब हमने उसको सारा खाना तो फिर उसके साथ मुख्तलिफ सेशंस किए, साइकियाट्रिस्ट इन्वॉल्व हुए, साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हुए, तो फिर उसको जाके वो कम से कम 3 से 4 माह लगे। तो वो इज नाउ अपनी प्रैक्टिस कर रहा है विदाउट डॉक्टर, ठीक है। बेटा भी उसका माशाल्लाह बड़ा हो गया। तो सर यहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना वो अपने आप को ये सिग्नल दे चुके होते हैं कि हमें जो डाइटिशियन ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने कहना है हमने वो करना है, लेकिन इशू तब होता है जब होम कॉल पे या जैसे कि हम प्रैक्टिस करने हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वो ऐसे होता है कि एक पेशेंट आया है, वो मीन के अपनी मसाइल में घिरा हुआ होता है, ऊपर हम जो है ना ऐसे समझना नाजिल हो जाते हैं। तो वो तो समझ रहा होता है कि मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, सॉरी मैंने मुझे डिजीज़ के बारे में बताया जाएगा या मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा, इसलिए खुराक तो वैसे भी वो एक्सेप्ट करने के उसमें नहीं होता। तो हम वहाँ उनको कैसे डील कर सकते हैं? अक्सर बुनियादी तौर पर जनरल पब्लिक का भी ये कंसेप्ट है कि हम बीमारी को और तरीके से समझते हैं और खुराक हम और चीज़ से समझते हैं। हमारे यहाँ खुराक जो है ना वो और तरीके से ली जाती है कि हम उससे पेट भरना है, डट के खाना है, सुबह का भी नाश्ता, दोपहर का भी खाना, और वो ओवर करते हैं, और ये नहीं पता था कि हमारी वो डाइट जो है वो हमारी बॉडी को किस तरीके से डैमेज कर रही है।
फिर यही लोग जब शिकार होकर वहाँ पे आते तो उनके ज़हन होता है कि हमें सिर्फ मेडिसिन मिलेगी, मेडिसिन से हम ठीक होंगे। वो अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना जो है ना वो बुरा फील कर रहे थे कि हम लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें, वो कहते हैं हम मेडिसिन से ठीक होंगे तो खाना खाएंगे। तो ये इस कंसेप्ट को आप लोगों ने चेंज करना है। सर उसको हम कैसे हैंडल कैसे कर सकते हैं? हैंडल यही इसी तरीके से, जब आप उसका केस हिस्ट्री लेंगे ना जी, आप उससे प्लान पूछेंगे कि आप सुबह नाश्ते में क्या लेते हैं, आप दोपहर के खाने में क्या लेते हैं। फिर आप उसको ये काउंसलिंग करें कि आपकी, जैसे आप अभी आपने कल वो बॉडी वेट और सारा कुछ निकाला है, आप उसको बताएं कि जी आपकी बॉडी का साइज़ ये है और आपको इस लेवल की जो है ना वो खुराक रिक्वायर्ड है, आप ओवर ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, ये आप उसको सजेशन देंगे। क्योंकि यहाँ हमारे लोग अक्सर व्हाट्सएप में बैठे बात आती है ना कि ज़्यादा कम था हैं, व्हाट्सएप बताएं, सर नहीं बढ़ते। लेकिन आप बट लग नहीं रही हो मुझे। मैं से एनोरेक्सिक हूं वैसे तो। अच्छा, तो लाहौर में हमारे भट्ट फैमिली, मेरे अपने काफ़ी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम उनको छेड़ तो देंगे कि भट्ट जो है वो पंजाबी में कहते हैं रज के नहीं हटते, थक के हटते हैं, ऐसे ही है ना। तो हमारे यहाँ ये खुराक जो है ना वो हम उसको बतौर मेडिसिन लेनी चाहिए, मेरा अपने ख्याल यस में। सर। लेकिन हमारे यहाँ खुराक को और तरीके से लेते हैं, तो फिर जब बीमार होते हैं फिर होते हैं। और अभी देख रहे हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है वो सजेस्ट कर रहे थे कि आपने ये खाना, उसके बाद फिर कहते हैं जी अच्छा खान से क्या लेना है, तो फिर पूछ रहे थे खाने में क्या लेना। तो ये आपने जब पेशेंट को डील करना है तो सबसे पहले तो उसकी इस साइकिल को चेंज करना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी डाइट की वजह से ही आपको है, और वो एकदम नहीं होगा जब तक आप उसके साथ 1-2 सेशन नहीं करेंगे, और उस सेशन में जाके आपको उसकी जब एक्चुअल प्रॉब्लम का पता चलेगा, देन आप डायग्नोज यही होगा ना कि ये जो खाने पीने का प्लान है ये गलत है। उस प्लान को आपने फिर आगे उसको सही करके देना है। तो ये हैक्टिक जॉब है जब आप ह्यूमन रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं, सबसे पहले तो उसको उस लाइन पे लेके आना कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, बुनियादी चीज़ है। जब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएगा कि मेरा ये प्रॉब्लम जो है मेरा इस वजह से हो रहा है, तो दैन फिर वो आपकी जो भी सजेशन होगी उसके ऊपर वो अमल भी करेगा। एक तो सर हमारी फील्ड यूँ है, एक बंदा समझता है 10 खराब करने वाले आ रहे हैं। ये बिल्कुल मैं इसलिए जो आपको कह रहा हूँ कि आपने उसके बाद फैमिली के साथ भी एक लिंक और फॉलोअप रखना है। वो रखने का मतलब यह है कि हर फैमिली के अंदर कोई भी आपके पास क्लाइंट आएगा ना, फैमिली में एक आध पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिसके साथ उसकी अटैचमेंट होती है। वो बीवी भी हो सकती है, वो बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, या भाई हो सकता है, तो शौहर हो सकता है। उनसे आप उनको जब तक आप इसके साथ शामिल नहीं करेंगे तो आप जितना मर्जी प्लान दे दें, वो घर जाएगा तो फिर उसी तरीके से हो जाएगा। वो बंदा जो हेल्पिंग हैंड है ना, उसके साथ ज़रूर एक सेशन साथ करें ताकि वो आपको फॉलो भी दे सके, और वो उस जगह पे घर में जाके आपकी दी हुई सजेशन के मुताबिक उसको हेल्प भी कर सके। हमारी मोस्टली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत सारी ऐसी होती है जो पेशेंट ठीक हो जाता है, बट जब वापस उसी सिस्टम में जाता है जिसकी वजह से वो उसका शिकार हुआ होता है, तो थोड़े दिनों बाद दोबारा उसी प्रॉब्लम का शिकार बल्कि ज़्यादा सीवियर होके आ जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है क्लाइंट डीलिंग का कि आपने